अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके। आज मेरे ख्याल में 2-3 दिन का वक्फा पड़ गया, लेकिन असल में एक तो काम का शदीद दबाव था कोर्ट कचहरी में, और FBR के भी अब आजकल नोटिस पब्लिक को बहुत ज़्यादा जारी हो रहे हैं, तो इस वजह से कुछ डिले हो गया है। लेकिन आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा हक शुफा के बारे में, कि हक शुफा क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन कर सकता है और किस तरीके से किया जाता है, इसका दावा कैसे दायर किया जाता है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हक शुफा क्या होता है। हक शुफा का असल मीनिंग, असल मतलब ये है कि किसी ट्रांजैक्शन पे, किसी सेल की, ख़ास तौर पे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो यानी कि प्रॉपर्टी ज़मीन की सेल जो है ना, या ज़मीन की फ़रोख्त, उसके ऊपर अपना हक जतलाना कि ये पहले मेरा राइट बनता है कि मैं इसको ख़रीदूँ। यानी अगर कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो कोई दूसरा बंदा उसके ऊपर अपना हक जतलाए कि ये मुझे बेचनी चाहिए थी, ये इसने किसी दूसरे को क्यों बेची है, ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं इसको ख़रीदूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर शुफा कर रहा हूँ। इसको हक शुफा कहते हैं। ये बाकायदा एक इस्लामी कानून है, ये इंटरनेशनल या अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये मुहम्मदन लॉ से अखज़ किया गया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून जो है ना वो मुसलमानों को दिया है। इसके कुछ मकासद थे, और जैसे हम बाकी इस्लामी कवानीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसको भी जो है ना वो ऐसे ही रोल के रख दिया है, और ये कानून भी अपने मकासद से हट गया हुआ है। इसको भी हम जो है ना वो अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है मुसलमानों की। खैर, शुफा का हमें पता चल गया कि शुफा होता क्या है। अब देखना ये है कि वो जो शुफा करने वाला शख्स है उसके पास क्या राइट है, किस तरीके से वो शुफा कर सकता है, क्या उसके पास हक क्या है कि वो किसी दूसरे की ट्रांजैक्शन को चैलेंज करे और कहे कि मैंने ये जगह लेनी थी। उसमें 3 किस्म के लोग आते हैं जो शुफा कर सकते हैं, जिनके पास ये राइट मौजूद है कि वो शुफा कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर वाले को बोलते हैं शाफी शरीक। शाफी शरीक का मतलब ये है कि वो को शेरर, यानी कि किसी एक खाते में जो शरीक होता है, जो शराकतदार खाते में बराबर का पार्टनर जिसको आप कह लें, को शेरर कह लें। मसलन एक घर है, वो वालिद साहब की प्रॉपर्टी है, वालिद साहब की डेथ हो गई, अब 2 भाइयों में वो तकसीम हो गया है, 2 भाई उसके को शेरर हैं, विरासत चढ़ गई है, मकान मुश्तरका है लेकिन वो दोनों को शेरर हैं। एक भाई अगर प्रॉपर्टी को सेल करता है किसी दीगर पर्सन के पास, किसी दूसरे बाहर वाले बंदे के पास कोई सेल करता है, उसकी ट्रांजैक्शन करता है, उसको बेचता है, फ़रोख्त करता है, तो वो जो दूसरा शराकतदार है ना, जो दूसरा हिस्सेदार है, दूसरा भाई है, वो उस सेल को चैलेंज कर सकता है, वो उस पर अपना हक शुफा जतला सकता है और उसकी बाबत केस फाइल कर सकता है। इसी तरह दूसरी किस्म है शाफी खलीत, यानी कि जो रास्ता और पानी, जिनका पानी यानी कि मुश्तरक है। 2 चीज़ें स्पेसिफिकली बयान की गई हैं, एक तो रास्ता मुश्तरक है और दूसरा पानी मुश्तरक है। अब पानी के ऊपर आगे वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके आगे जो है ना इस केस लाज वगैरह मौजूद हैं कि पानी की निकासी है या पानी, क्योंकि उस वक्त अरब के दौर में कुएँ होते थे और जो कुआं मुश्तरका होता था उसकी वजह से उसको शाफी खलीत जो है ना वो बनाया गया था कि इसका चूँकि पानी मुश्तरका है, एक मुश्तरका 2 घरों के दरमियान या 3 घरों के दरमियान एक कुआं मुश्तरका होता था, वो उस कुएँ से पानी निकालते होते थे, तो वो उस तरीके से उसको शाफी खलीत बनाया गया। और रास्ता जो है ना, रास्ता वो जिस रास्ते से जो वे, यानी कि एक रास्ता है, एक घर इस तरफ है, एक घर इस तरफ है, या एक रास्ते पे 2 घर हैं एक साइड पे, या दूसरी साइड पे 2 घर हैं, तो रास्ता मुश्तरका है। यानी कि मेरा एंड पे घर है, तो जो एक बंदा जो फ्रंट पे रहता है, एक रास्ते की गली के फ्रंट पे रहता है, तो मैं एंड पे अगर किसी थर्ड पर्सन को सेल करता हूँ तो वो जो फ्रंट वाला है वो उसके ऊपर शुफा कर सकता है, क्योंकि उसके सामने से गुजर के, जिस बंदे को मैंने सेल करनी है उसने गुजर के अपने घर जाना है, उस घर में जाना है जो मैंने सेल किया, तो इसलिए वो उसको बोलते हैं शाफी खलीत। इसी तरह एक तीसरा जो है ना वो हिस्सेदार होता है, जो कि हमसाया
जिसको बोला जाता है, जो यानी कि तीसरा जो घर का बिल्कुल उसको शाफी वो जार जार के अल्फाज से बोलते हैं कि जो बिल्कुल आपका नेबरर है, जिसके साथ आपकी दीवार मुश्तरका है या नहीं है, लेकिन दीवार के साथ जो या बैक साइड पे जो लगता है या दीवार के साथ लगता है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो लगता है, जो हमसाया है, वो उसके अंदर जो है ना वो आपको उसका हक शुफा कर सकता है। अब इसमें से प्रायोरिटी वाइज हम देखेंगे तो सबसे पहले शाफी शरीक आता है। अगर शाफी शरीक मौजूद है और एक शाफी खलीत है तो शाफी खलीत को नहीं मिलेगा। इस तरह शाफी जार है जो उसको नहीं मिलेगा। जब अगर दो दो मौजूद हैं, दोनों आप शुफा करना चाहते हैं तो पहले वाली टाइप दूसरी वाली को एग्जम्प्ट कर देगी, उसको निकाल देगी। दूसरी वाली तीसरी वाली को जो है ना वो निकाल देगी, उसका राइट ज़्यादा हो जाएगा, प्रीएम्प्शन का ज़्यादा राइट हो जाएगा। ये तीन ऐसी किस्में, ऐसे लोग हैं जो प्रीएम्प्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो जिसका उसके साथ कोई लिंक है वो प्रीएम्प्शन का केस फाइल नहीं कर सकता। अब प्रीएम्प्शन जो है ना, प्रीएम्प्शन जो हक शुफा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेल प्रॉपर्टीज़ पे होता है। ये लीज पे नहीं हो सकता, मॉर्गेज पे नहीं हो सकता, ये इसके अलावा और जो हिबा है उसके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन में वो बिल एवज ट्रांजैक्शन नहीं होती, उसमें पैसे नहीं दिए जाते, इसलिए उस पर नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी जो ट्रांजैक्शन होती हैं, हाँ सेल, चाहे वो रजिस्टर्ड सेल डीड हो, चाहे वो म्यूटेशन हो, यानी कि इंतकाल के थ्रू अगर सेल करवाई जाए, अगर या रजिस्टर्ड सेल डीड या रजिस्ट्री करवाई जाए तो उसके ऊपर शुफा जो है ना वो हो सकता है। उसके ऊपर वो जो तीन किस्में मैंने आपको बताई उनमें से कोई एक किस्म भी जो है ना वो शुफा का दावा कर सकती है। अब शुफा का दावा जो है ना, शुफा का जो कानून है उसके मुताबिक हमने देखना है कि शुफा कैसे किया जाता है। शुफा करने के लिए सबसे पहले जो मेन लाजम मलजूम चीज़ है वो है कि आपकी ज़रूरत, और यानी कि आपको उस शख्स के किसी दूसरे बंदे को फ़रोख्त करने की वजह से कोई तकलीफ़ पहुंची है, कोई प्रॉब्लम हुई है। ये दो चीज़ें बेसिकली नेसेसिटी हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपने अपनी ज़रूरत उसमें बयान करनी है कि मुझे इस वजह से ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे मेरा भाई आधे मकान का मालिक, वो आधा मकान किसी दूसरे को सेल करे तो मुझे जो वो अजनबी उस घर में आएगा मुझे उससे तकलीफ होगी, क्योंकि मेरी फैमिली रह रही है वहाँ। तो वो मैं मेंशन करूँगा कि मुझे इस वजह से ये जो है ना, ये इस तकलीफ़ की वजह से, इस ज़र की वजह से जो है ना मुझे ये ज़रूरत पेश आई है, इसलिए मैं इसके ऊपर शुफा कर सकता हूँ। ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो शुफा के अंदर जो है ना जो शुफा के वक्त होने चाहिए। अब शुफा का जो कानून है वो बहुत सख्त कानून है। उसमें बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहले तो हमने उसमें देखना है कि उसमें क्या तरीक़ाकार प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि जिस वक्त आपको सेल का इल्म हो, जिसे शुफा करना है उसको जिस वक्त सेल का इल्म हो गया है, इल्म होने के फौरी वक्त, उसी वक्त उसने उसकी डिमांड, अपनी डिमांड जो है ना वो शो करनी है, उसको ज़ाहिर करना है, उसको बताना है। जंपिंग डिमांड इसको बोलते हैं, तलबे मुआसबत भी इसको कहते हैं, तलब इसको कहते हैं, यानी कि तलबे मुआसबत के मुझे फौरी तौर पे अगर मुझे कोई पता चले कहीं से कि आधा मकान जो है मेरा हिस्सा, जो आधा मकान का हिस्सा मेरे भाई ने किसी दीगर को फ़रोख्त कर दिया, तो मुझे शौक लगना चाहिए और फौरी तौर पर मैंने जंप लगा के कहना है कि ये मुझे चाहिए था, ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो इसको बोलते हैं तलबे मुआसबत, और ये गवाहों की मौजूदगी में होनी चाहिए। किसी जगह पे आपको, जिस जगह पे पता चला है वहाँ पे, यानी कि अगर किसी ने आपको बताया है, या आप रजिस्ट्रार के ऑफिस गए हैं, या आपने वहाँ पे देखा, जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं, आपको जिस जगह पे भी पता चला, वहीं पे ही आपकी जंपिंग डिमांड आनी चाहिए कि हाँ हाँ ये मुझे चाहिए, मैंने ये ख़रीदना है। और इस डिमांड को तलबे मुआसबत कहते हैं, और ये दावे में प्रूफ भी आपने करनी है कि ये मैंने उस वक्त जो है ना तलबे मुआसबत ये मैंने तलब की थी। उसके बाद फौरी तौर पे 1-2 दिन 3 दिन के वक्फे तक, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिले नहीं करना। वैसे तो लॉ जो है वो 15 दिन का टाइम देता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये नोटिस भिजवाना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो दो मुस्तनद गवाह जिनके सामने आपने तलब रखी है कि मैंने ये लेना ही लेना है, उनके ज़रिए उनको बीच में गवाह बना के आपने बदरिया नोटिस, जो ख़रीदने वाला है ना, जो परचेज़र है, जो जिसने ख़रीदी है जगह, उसको नोटिस भिजवाना है कि मुझे ये ज़रूरत है, तुमने इतने की रजिस्ट्री करवाई है तो मैं इतने पैसे तुम्हें देता हूँ, तुम ये जगह मुझे दे दो। दो गवाहों की मौजूदगी में, दो गवाह जो है ना, और इसको बदरिया पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, एडी, आजकल तो वो दूसरी जो प्रोविज़न है कि अगर वहाँ पे डाकखाना नहीं है या कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो है ही नहीं,
क्योंकि आजकल तो टीसीएस भी जाता है और दूसरे कोरियर्स भी जाते हैं, तो किसी कोरियर ड्यू एडी, एक्नॉलेजमेंट, एडी का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट ड्यू। एक्नॉलेजमेंट ड्यू ज़रूरी है, यानी कि वो उस तक पहुंचे और उसकी रसीद आपको मिले। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है ना कि कोरियर उसको जब रिसीव होता है तो ऑनलाइन आ जाता है, उसका प्रिंट ले लेते हैं, वो इनफ है। यानी कि उसको पता चलना चाहिए कि आपने उसको नोटिस भेजा है। इसको बोलते हैं तलब इशहाद। इसके बाद इस तलब शहाद को कन्फर्म करती है तलब खसूमत। तलब खसूमत कहते हैं कि बाद में आपने फौरी तौर पे दावा दायर करना, दावा सिविल कोर्ट में दावा फाइल करना है परी एम्पशन का कि मैं ये प्रॉपर्टी चाहता हूँ, मुझे ये प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, मैं इसके ऊपर हक शुफा कर रहा हूँ, तो उसको तलब खसूमत बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोर्ट फीस लगती है और 1/3 जो है ना, जितनी रजिस्टर्ड सेल डीड जितनी की वो रजिस्ट्री हुई है उसका 1/3 आपने कोर्ट में जमा करवाना है। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों तलबें और उसके अलावा जो मैंने बताया है कि ज़र और उसकी जो ज़रूरत है, ये चीज़ें आप प्रूव करेंगे तो आपका प्रीएम्पशन का जो है ना सूट वो डिग्री होगा। अदरवाइज प्रीएम्पशन का सूट डिग्री नहीं होगा और किसी भी स्टेज पे खारिज हो सकता है। प्रीएम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रीएम्पशन के लिए प्राइवेट सेल ज़रूरी है। प्राइवेट सेल के अलावा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो उस पर आप प्रीएम्पशन नहीं कर सकते। मस्जिद है, कोई मजहबी जगह है, उस पर नहीं कर सकते। कोई शराइन है, यानी कि कोई किसी बुज़ुर्ग की जो है ना वो सूफिया कराम के कोई मज़ार वगैरह हैं, या इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट की कोई एक्वायर्ड प्लेस है कोई, उस पे भी आप जो है ना वो प्रीएम्पशन नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेल जो है ना वो एग्जिस्ट करती है इसमें, कि प्राइवेट सेल उस पर आप कर सकते हैं। और जो बहुत बड़े खाते हैं, जो ज़रूरी लैंड के, ज़रूरी एग्रीकल्चर लैंड के ज़्यादा बड़े बड़े खाते हैं, उन पर भी प्रीएम्पशन नहीं है, क्योंकि उसमें ज़र और ज़रूरत का इतना दखल नहीं होता। ये तो सिर्फ इस्लामिक लिहाज से अगर, इस्लामिक व्यू से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ शहरों में मकानों के हद तक ज़्यादा सूटेबल है कि एक मकान में अगर एक बंदा रह रहा है तो वो दूसरा बंदा किसी और को, गैर बंदे को, किसी अजनबी को सेल कर जाए तो फिर उसके बाद वो जो है। इसके अलावा अगर एक वालिद साहब सेल कर रहे हैं तो बेटा उनके साथ ही रह रहा है तो वो उसको प्रीएम्पशन नहीं कर सकता। उसका वारिस जो है वो उसको प्रीएम्पशन में नहीं लेके जा सकता अनटिल के वो किसी सेपरेट साथ वाले एडजस्टेंट मकान में रह रहा है और उसको सेल का पता नहीं है। तो वालिद साहब ने खुफिया तरीके से सेल कर दिया है तो फिर वो उसको प्रीएम्पशन में लेके आ सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। तो ये हक शुफा की बाबत था कि हक शुफा क्या होता क्या है और उसका केस कैसे फाइल करते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरी है। एविडेंस इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों का कि आपने जो तलबें आपने मुकम्मल की हैं, उसके बाद आपने कोर्ट फीस भी लगाई है, उसके बाद आपने ज़र सौम भी जमा करवाया है, 1/3 यानी जो तीसरा हिस्सा जो प्राइस का है वो अपने कोर्ट में जमा करवाया है। तो वो चीज़ें जो है ना ये आपकी इसमें एविडेंस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर आपका ये दावा जो है ना ये हक शुफा का वो डिग्री होगा। अदरवाइज ये किसी भी स्टेज पे यहाँ खारिज हो सकता है। बहुत शुक्रिया।